Okay, renewable and non-renewable resources. Okay. So yesterday I have also told about that renewable resources are those resources which get renewed naturally. कि भाई एक प्राकृतिक माध्यम से ही, केमिकल माध्यम हो, केमिकल मैकेनिज्म हो या फिजिकल मैकेनिज्म हो, ये ऑटोमेटिक रिन्यू होता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल है ना। ये सब एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है एंड आफ्टर दैट गेट रिन्यूड, है ना। 100% वाटर दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट का मतलब ये मत समझना कि आसमान में नहीं, एनवायरनमेंट मतलब जहां पे हम रह रहे हैं, जहां पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो सब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों को कंबाइन कर करके एनवायरनमेंट का निर्माण होता है, ठीक है ना। 100% वाटर है, ये 100% वाटर हमेशा अवेलेबल होता है, isn't it? और ये कैसे अवेलेबल होता है? दैट इज द इट्स बाय इट्स रिन्यूएबिलिटी मैकेनिज्म, ये रिन्यू होता है वाटर साइकिल के माध्यम से बाय यूजिंग द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेनफॉल मैकेनिज्म, isn't it? And yesterday I have also told that renewable resource that has been classified into two types, isn't it? Two types. Number one is the continuous resources, continuous resources, and other is the biological resources, biological है ना, continuous resources and biological resources, isn't it? Continuous resources को हम flow resources भी कर सकते हैं. So continuous resources, what does it mean? It means what the resources which are coming continuously from the nature, continuously by renewing, isn't it? That is for example, यदि हम इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं बच्चों, तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं एयर, जो कि हमेशा अवेलेबल हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, राइट। एयर हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, विंड हो गया, विंड सिस्टम हो गया, विंड सिस्टम हो गया, है ना। ये सभी के सभी एयर, वाटर, विंड, ऑल दिस विल कम अंडर द कंटिन्यूअस रिसोर्सेस। सनलाइट, इवन सनलाइट है ना, कंटिन्यूअसली हमें प्राप्त हो रहा है, isn't it? तो ये कंटिन्यूअस रिसोर्सेज में आपके आते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल में मैंने बताया था नेचुरल वेजिटेशन, इसको भी दो भाग में बांटा गया, नेचुरल वेजिटेशन है ना, और दूसरा जो सेकेंड पार्ट इसका था नेचुरल वेजिटेशन, उसके बाद आपका जो है वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ दैट विल कम अंडर द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. So it was all about your renewable resources. Now it will come under the non-renewable resources. Non-renewable resources. ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा एग्जॉस्टिबल इन नेचर होते हैं. पहली बात इसमें याद रखना है कि इट इज always exhaustible in nature, है ना, exhaustible in nature. ये खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा. एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोल, COAL, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, नेचुरल गैस हो गया, राइट, नेचुरल गैस हो गया, है ना. ये सब जितने सारे फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये क्या लिमिटेड है, इसके डिपॉजिट्स जो है, इसके जो भंडार है वो क्या है, लिमिटेड है हमारे नेचर में, तो ये कभी भी खत्म हो सकता है. दैट इज व्हाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, है ना. ये सभी रिन्यू होते हैं, इनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में क्यों रखा गया है. अब सवाल ये उठेगा कि सर ये सब तो रिन्यू हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सब पेड़ पौधों से ही तो बनते हैं, पेड़ पौधे मरे हुए जीव जंतु से ही तो बनते हैं, ये रिन्यू होते हैं, लेकिन इसको बनने में क्या है ना, बहुत समय लगता है बच्चे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं. इसलिए इसको क्या है ना,
ये मिलियंस ऑफ ईयर में बहुत सारे जनरेशन क्रॉस कर जाएंगे, है ना, इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में इसे हम रखते हैं। और इसे एक और बात इसमें समझना है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं। एक रिसाइकेबल होता है, रिसाइकेबल, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका नॉन रिसाइकेबल। नॉन रिसाइकेबल होता है, ये नॉन रिसाइकेबल होता है, रिसाइकेबल और अनदर इज द नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल का एक एग्जांपल हम लेते हैं, है ना, हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्लास्टिक का बोतल है ना, ये प्लास्टिक का बोतल है, राइट। ये प्लास्टिक का बोतल को हम रिन्यू कर सकते हैं बाय रिन्यू मैकेनिज्म, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू करके इससे कुछ और हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये खत्म हो रहा है, ये फिनिश होता जा रहा है ना। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं प्लास्टिक, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है प्लास्टिक। मेटल्स, मेटल्स भी देखिए आपका मेटल्स, है ना। और नॉन रिसाइकेबल और रिसाइकल हो ही नहीं पाएगा, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। आप फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स, कोयला जलता है ना, जलने के बाद क्या है, वो छाई बन जाता है, वो राख बन जाता है। राख बनने के बाद पुनः उसको हम कोयले में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम खत्म हो गया, जल गया, खत्म हो गया, नेचुरल गैस भी जल गया, खत्म हो गया, है ना। तो वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम रिन्यू बच्चे नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। थर्ड जो है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये देखना है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है रिसोर्स का, है ना, उसके आधार पर भी रिसोर्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्या क्या उसमें क्लासिफिकेशन है बच्चे? पहला है पोटेंशियल, पोटेंशियल, सेकेंड वन डेवलप, डेवलप, थर्ड वन स्टॉक, फोर्थ वन रिजर्व, रिजर्व, ओके, रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेस, ये वो रिसोर्स हैं, पोटेंशियल को बोलते हैं संभाव्य, संभाव्य संसाधन, है ना। इसका इंसान क्या है आज के समय में यूज कर रहा है, बट ये वाइडर स्केल पे यूज नहीं हो रहा है। ये जो होता है लार्ज स्केल पर इसका यूज सभी जगह नहीं हो पा रहा है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं विंड एनर्जी का, विंड एनर्जी, तो ये सभी जगह विंड वैन नहीं लगाया जा सकता है, ये हाई एरिया में लगाए जा सकते हैं, जो ओपन एरियाज है ना। विंड वैन वही काम कर सकता है और वही विंड एनर्जी का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसका तो अभी समय में नाउअडेज इसका क्या है, धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, अदरवाइज यह भी गुजरात और राजस्थान तक ही सीमित था पहले, ठीक है। सो ये आने वाले समय में संभावना है कि इसका यूज जो है व्यापक स्तर पर हो सकता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट पोटेंशियल रिसोर्सेज। टर्म से इसका मतलब हम लोग समझेंगे। डेवलप्ड रिसोर्सेज या डस्टर है, ये काम ये सब जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब जगह यूज होते हैं, पूरी तरह से डेवलप है। ये प्लास्टिक का बॉटल है ना, तो ये क्या है, इसका हम यूज कर रहे हैं सभी जगह, प्लास्टिक का बॉटल अवेलेबल है। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज मतलब सब जगह ये अवेलेबल है ना, इसलिए इसको हम डेवलप रिसोर्सेज बोलते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज कर करके हम जिस रिसोर्स को सभी जगह एक्सेस कर पा रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड है ना, इस ब्लैक बोर्ड का यूज सब जगह हो रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज द डेवलप्ड रिसोर्स, जहां पे हम ये सभी जगह अवेलेबल है, isn't it? और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें है, isn't it? वो क्या है, स्टॉक। यस, स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक और रिजर्व में थोड़ा अंतर हम लोग समझेंगे, क्या स्टॉक और रिजर्व में क्या अंतर होता है। स्टॉक
रिजर्व, इसको दो बातों से समझना है। रिजर्व, नो हाउ, नो हाउ। नो हाउ मतलब हम जानते हैं, दोनों का मतलब वो हम जानते हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही तो हम जानेंगे ना। ये नो हाउ जो है स्टॉक रिसोर्स के लिए अवेलेबल नहीं है ना। H2O, H2O का हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग अलग कर सकते हैं, है ना। यदि ऐसी टेक्नोलॉजी आज होती तो आज जो ऑक्सीजन क्राइसिस हमारे देश में चल रहा है बड़े बड़े अस्पतालों में, है ना, वो क्राइसिस हमारे पास नहीं हो पाता यदि हम H2O से हम ऑक्सीजन को अलग करके अलग करने में हम यदि विकसित हो जाते तो हम। लेकिन क्या है ये, हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन है। भविष्य में यदि टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, ये स्टॉक में है, बट अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। दैट्स व्हाई वी डोंट नो हाउ टू यूज दिस रिसोर्स, ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टॉक। इन रिजर्व रिसोर्स वी नो हाउ टू अवेलेबल, नो हाउ टू अवेलेबल, ये अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे हाइड्रो और हाइडल पावर का मतलब होता है पन बिजली, पानी से जो बिजली पैदा किया जाता है ना। इसमें क्या है कि भाई नदियों के ऊपर क्या है, बड़े बड़े जो है डैम बना दिए जाते हैं और यहाँ से पानी को क्या किया जाता है, गेट बना करके पास किया जाता है और नीचे में टरबाइन लगा दिया जाता है, और जब यही टरबाइन घूमता है तो इसके साथ जनरेटर कनेक्टेड होता है और ये बिजली को पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है ना। तो इसके बारे में हम जानते हैं, हमारे पास जानकारी है। लेकिन अभी वर्तमान समय में भी क्या है, एनटीपीसी सभी जगह, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन सभी जगह अवेलेबल है और कोल के माध्यम से ही हम स्टीम का निर्माण कर रहे हैं और बिजली का हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और भविष्य में आने वाले समय में जब कोल खत्म हो जाएगा या कोल का भंडार बहुत ही सीमित हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, तो उस समय में हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे और व्यापक रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, and that is the last classification that I will discuss tomorrow, that is about on the basis of ownership, स्वामित्व के आधार पर रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वन बाय वन जो मैंने क्लासिफिकेशन का डिस्कशन किया आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू।